हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। आगे वाली क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। मेरी बात सुनिए। अपन पढ़ रहे हैं अदर सोर्सेज के अंदर दो पार्ट, जिसमें एक पार्ट कहता है कि ये वो इनकम है जो हमेशा अदर सोर्सेज में ही होंगी, और दूसरा 56 सबसेक्शन 2 कहेगा ये वो इनकम है जब बाकी कोई हेड नहीं लगेगा तो मैं लगूंगा। ठीक है, फिलहाल अपना सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 चल रहा है, जिसमें डिविडेंड हो चुका, कैजुअल इनकम हो चुकी, गिफ्ट हो चुका। अब जो इनकम बच गई है पहले वो पढ़ते हैं, फिर बैलेंस इनकम 56(2) पे चलते हैं। तो देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों गिफ्ट एंड डिविडेंड है। इसमें प्रैक्टिकल भी बनता है, कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए भी हैं। ठीक है, तो वो ढंग से अपन पहले पढ़ते हैं, तो वो समझ में आना चाहिए। अब छोटे छोटे पॉइंट जो ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है वो अपन चालू करते हैं, जिसमें इनकम जो होगी हमेशा अदर सोर्सेस में ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा, समझ से जाइए। फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। चौथी इनकम जो अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। ये क्या है बच्चों, समझो मेरी बात। कंपनसेशन कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था, याद करो, कैपिटल गेन में पढ़ा था। कि अपने पास एक प्लॉट था, मैं एग्जांपल भी वही वाला बताता हूँ। अपने पास एक प्लॉट था, वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। कंपल्सरी एक्वायर करके बोला 50 लाख रुपए देंगे आपके प्लॉट के। फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर निकल गया, पैसे ही नहीं आए। साल भर बाद गवर्नमेंट ने पैसे दिए 50 लाख रुपए, लेकिन लेट हो जाने की वजह से गवर्नमेंट ने कहा हम मानते हैं कंपनसेशन में हमें लेट हो गया, तो इस 50 लाख पे ये 50,000 रुपए इंटरेस्ट और पकड़ो। अब मेरी बात सुनना, आपको कितने मिले, 50 लाख प्लस 50,000 रुपए इंटरेस्ट के। वो जो 50 लाख कंपनसेशन है, आप बहुत अच्छे से जानते हो वो कहां टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में, अपन पढ़ चुके हैं। अब बात आती है वो 50,000 इंटरेस्ट की जो कंपनसेशन पे मिला। अब मैं मेरे पॉइंट पे भी आता हूं, अगर कंपनसेशन आपको किसी भी वजह से कोई भी पे कर रहा है और कंपनसेशन पे करने में लेट हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है ज्यादातर केसेस में वो कंपनसेशन के साथ क्या पे करता है, इंटरेस्ट। कंपनसेशन के लिए तो अलग हेड है, लेकिन इंटरेस्ट का कोई अलग हेड नहीं था। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको क्लियरली कह दिया कि अगर किसी कंपनसेशन पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि कंपनसेशन आपको लेट मिल रहा है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट हमेशा हमेशा अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, और पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने ये खाली ये वर्ड यूज नहीं किया है इंटरेस्ट, बच्चों फुल वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटरेस्ट और कंपनसेशन। इसके अलावा किसी और प्रकार का इंटरेस्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि अदर सोर्सेज ही लगे, कोई और हेड भी लग सकता है। समझ में आ रहा है, अगर उसकी चार्जिंग सेक्शन सेटिस्फाई होती है तो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन तो अदर सोर्सेज में ही होगा। अब एक तो ये पॉइंट हो गया कि अदर सोर्सेज में ही होगा, ये खास पॉइंट इतना था नहीं, लेकिन सेकंड पॉइंट पता नहीं कैसे लोग भूल जाते हैं, जो याद रखना है वो सुनो। गवर्नमेंट ने कहा एक तो बेचारे को आप कंपनसेशन दे रहे हो, कोई ना कोई चीज का नुकसान किया होगा तभी तो कंपनसेशन दे रहे हो। दूसरा, वो कंपनसेशन लेट भी दे रहे हो। तीसरा, लेट के बाद जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम रेट से दे रहे हो, ज्यादातर केसेस में कम ही होता है। फिर गवर्नमेंट कहती लाओ इंटरेस्ट पे टैक्स भी लाओ, तो गवर्नमेंट ने कहा उस बेचारे के साथ ज्यादा अति नहीं कर दी अपन ने, एक तो चीज छीन ली उसकी, कंपनसेशन भी कम देते हैं, वो भी लेट देते हैं, इंटरेस्ट भी कम देते हैं। तो फिर गवर्नमेंट को दया आई और क्या बोली, आपको जो कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, बार बार वो वर्ड पे कंसंट्रेट करना, आपको जो कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है उसका 50% पोर्शन ही टैक्सेबल होगा, बैलेंस 50% एग्जेंट होगा। यही बात एग्जाम में ध्यान रखनी है, भूल गए तो नुकसान हमारा। मतलब आपके एग्जाम में आया 8,000 रुपीज रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट, तो आप क्या करोगे, 8,000 मिला, 8 में से टैक्सेबल 4,000 ही करोगे, 4,000 एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट खत्म, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन 50% एग्जेम्प्ट, 50% टैक्सेबल। क्लियर, ये चौथी इनकम हो गई। नेक्स्ट कौन सी इनकम है, अगली इनकम का नाम है एडवांस मनी फॉरफिटेड। ठीक है, सुनिए प्लीज, अगली इनकम का नाम है आपका एडवांस मनी फॉरफिटेड। ये वो नेक्स्ट इनकम है जो कहां, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। मेरी बात सुनो,
एडवांस मनी फॉरफिट क्या होता है, पहले तो इसका मतलब क्लियर समझो, ढंग से समझना बच्चों। एडवांस पहले दे दिया, फॉरफिट, फॉरफिट मतलब आपका पैसा रोक लिया। आप लोगों ने कंपनी अकाउंट चैप्टर में ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सुना होगा, जिसमें आपने सुना होगा एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो एप्लीकेशन मनी क्या कर ली, फॉरफिट कर ली। समझ में आया? मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। लास्ट टू लास्ट ईयर ये एडवांस मनी फॉरफिट करना कैपिटल गेन में टैक्सेबल हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट टू लास्ट ईयर अमेंडमेंट किया और बोला अब से एडवांस मनी भी अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। तो अब ये क्या है, सुनो प्लीज, क्या मतलब हुआ इसका एडवांस मनी का। मान लो मेरा एक प्लॉट है, आप खरीदना है, आपको मेरा प्लॉट अच्छा लगा, आपने कहा 40 लाख रुपए में डन करता है। मैं कहा ठीक है, कब पैसे दोगे, आपने कहा 1 महीने में 40 लाख रुपए दे देंगे। मैं कहा चलो ये फिक्स रहा। मैं कहा अभी कुछ टोकन मनी तो दो। आपने मुझे बोला ये पकड़ो अभी 50,000 रुपए, अभी आप 50,000 रुपए पकड़ो, बचे हुए पैसे 1 महीने में लाकर देंगे। मैंने आपको बोला लाकर दे दिए, अच्छी बात है, नहीं लाके दिए तो आपने क्या बोला, वो 50,000 जो हम एडवांस दे रहे हैं उसे फॉरफिट कर लेना। बात समझ में आ रही है? फॉरफिट की आप खुद रख लेना, हमें नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है। महीना भर निकल गया, आप नहीं आए, आप नहीं आए तो फिर मैंने ये 50,000 फॉरफिट कर लिए। मैंने कहा अब वो 50,000 भूल जाओ। बच्चों मुझे तो बैठे बैठे इनकम हो गई ना। अब ये 50,000 रुपए कौन सी, मैंने कोई बिजनेस किया नहीं, मैंने कोई एसेट बेची नहीं, तो भी मुझे इनकम होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन पर कोई दूसरा हेड लगता नहीं दिख रहा, कैपिटल गेन में फालतू टैक्सेबल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले फिक्स कर दिया कि अब से एडवांस मनी फॉरफिट करना हमेशा ही कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस। समझ में आ गया होगा? एडवांस मनी, किसी को टोकन मनी दिया, बैलेंस मनी के लिए कमिटमेंट दिया, नहीं दे पाए तो जो शुरुआत का पैसा है आपका वो फॉरफिट हो गया, जिसको मिला उसे कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस में। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसका, लेकिन याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए कि एडवांस मनी अदर सोर्सेस में ही होता है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन आधा जो है वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेस में। और लास्ट, ये लास्ट भी एक कंफ्यूजन है और ये एक अमेंडमेंट भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। ये क्या है, अब तक सैलरी हेड में मैं आपको बोलता था जहां एम्प्लॉयमेंट लिखा है, एम्प्लॉय लिखा है, आंख बंद करके वो अमाउंट जो है कहां टैक्सेबल कर देना, सैलरी हेड, क्योंकि एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉयर लिखा है, बस बात खत्म। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपको अगर सैलरी हेड याद हो तो मैंने आपको बोला था जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो सब कुछ सैलरी होती है। एम्प्लॉय ने कहा मुझे अपने एम्प्लॉयर से ये चीजें मिली, तो आंख बंद करके सब कुछ क्या है, सैलरी। लेकिन उसमें से एक चीज पहली बार गवर्नमेंट ने बोला, एक अमाउंट ऐसा होगा जो एम्प्लॉयर द्वारा ही दिया जा रहा है आपको, लेकिन उसे सैलरी हेड में नहीं टैक्सेबल करेंगे। समझ में आया? और कहां टैक्सेबल करेंगे, अदर सोर्सेज में। अब ये क्या है, मेरी बात सुनो। देखो बच्चों, एक तो आप वॉलंटरी रिटायर हो रहे हो, आप एज से पहले रिटायर हो रहे हो, अब आपको लगता है बस की बात नहीं है, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया, एम्प्लॉयर ने कहा चलो वॉलंटरी रिटायर हो रहे हो, ये पकड़ो 5 लाख रुपए कंपनसेशन। ये सब खुशी खुशी हो रहा है। जब खुशी खुशी हो रहा है, बात खत्म। वो गवर्नमेंट कहती है वॉलंटरी रिटायरमेंट कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी। अब क्या पॉइंट है, आपको एम्प्लॉयर ने जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिया। अभी जैसे कोरोना पीरियड में यही बहुत हो रहा है, कई एम्प्लॉइज को फटाफट टर्मिनेट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है कि जॉब से निकाल दो। अब वो एम्प्लॉय क्या करता है, कोर्ट में केस कर देता है। कोर्ट में केस करता है कि एम्प्लॉयर की वजह से निकालने पर मुझे पैसों की मान से कई तरह से हानि हुई है, जिसका कंपनसेशन दिया जाए। कोर्ट ने एम्प्लॉयर को ऑर्डर दिया कि आपने एम्प्लॉय को बिना कुछ बताए नौकरी से निकाल दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई टर्मिनेशन पीरियड नहीं था, आप उसे 1 लाख कंपनसेशन दो। ये 1 लाख कंपनसेशन माना एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं है उसकी। समझ में आ रहा है? ये आपने रिसीव नहीं किया, रिकवर्ड किया, वसूला है उससे। तो गवर्नमेंट कहती है इस तरीके से अगर कंपनसेशन मिलेगा ड्यू टू टर्मिनेशन और चेंज इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपको अब से वो कंपनसेशन जो है कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज। समझ में आ रहा है?
वापस क्लियर कर दूं मैं, ये कंपनसेशन खुशी वाला नहीं है, आपने हर्जाने की तरीके से वसूला है, तो हमेशा याद रखना कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स। तो बच्चों ये हुआ अपना वो 6 इनकम जो हमेशा हमेशा अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी, छठी इसी बार ऐड हुई है। तो टोटल अब ये अपना सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 खत्म, जिसके अंदर ये बताया गया था कौन सी 6 इनकम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। समझ में आया? जो फर्स्ट क्या था अपना, समझ में आ गया होगा। पहला कौन सा था अपना, डिविडेंड कैजुअल इनकम, फिर क्या था आपके डिविडेंड कैजुअल इनकम के बाद गिफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एडवांस मनी और ये कंपनसेशन ड्यू टू टर्मिनेशन। खत्म? ये यहां तक सब समझ में आया। तो अब अपन चलते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 पर। ये नया सेक्शन है बच्चों, जिसके अंदर अब अपन क्या पढ़ेंगे, कौन सी इनकम जब बाकी कोई हेड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, अदर सोर्स। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक इनकम पढ़ना चालू करते हैं। ये वो इनकम मैं पढ़ाने चाह रहा हूं बच्चों जब आपको लगे कि बाकी कोई हेड नहीं लगा, इसलिए अदर सोर्सेस लगाया, जिसमें पहला नाम है फैमिली पेंशन। देखो सब ढंग से, फैमिली पेंशन। ठीक है, फैमिली पेंशन का जैसे ही नाम सुना, फैमिली पेंशन क्या सुना, आप लोगों ने सबने सुना है, जब कोई इंसान रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है। ठीक है, पेंशन मिलती है, कौन देता है, जहां वो जॉब करता है। जहां वो जॉब करता है अगर उसको पेंशन मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ये मैंने सैलरी हेड में अच्छे से पढ़ा है। अब आगे से सुनो, सैलरी हेड लगता है अच्छी बात है, लेकिन बच्चों जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है। पेंशन का ये रूल है बच्चों कि पहले अगर आप 60,000 की सैलरी में थे, रिटायर हुए तो आपकी पेंशन 30,000 रुपये होगी। 30,000 कब तक, जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा है। अब हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो जो 30,000 है उसका भी आधा हो जाता है। समझ में आ रही बात? वो कैलकुलेशन आपको याद नहीं रखनी, मैं तो समझा रहा हूं। अब पेंशन किसको मिल रही है, वाइफ को मिल रही है, जबकि नौकरी तो हस्बैंड करते थे। तो वो जो वाइफ को पेंशन मिल रही है वो पेंशन का नाम होता है फैमिली पेंशन, परिवार के रख रखाव के लिए एम्प्लॉयर द्वारा दी गई पेंशन। समझ में आ रहा है? और गवर्नमेंट कहती है वाइफ तो जॉब नहीं करती थी, हस्बैंड करता था, हस्बैंड जब तक जिंदा था तो वो सैलरी हेड है, लेकिन अब वाइफ को मिल रही है तो वाइफ को कौन सी पेंशन कहलाएगी, फैमिली। और वाइफ को ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस। या तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली लिखा हुआ आएगा फैमिली पेंशन मिली वाइफ को, और या फिर डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं आए तो फिर याद रखना डायरेक्टली लिखा तो उसमें लिखा हुआ आएगा वाइफ को पेंशन मिल रही है इन पार्ट ऑफ हस्बैंड, तो आप समझ जाना कि ये फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, शायद ये एग्जाम में आपके 7 से 8 बार आया होगा, टैक्सेबल अमाउंट निकालना। आपके एग्जाम में आता है A family pension received to a woman due to loss of his husband rupees 2,000 per month. महीने के 2,000 रुपए फैमिली पेंशन उसकी वाइफ को मिल रही है, टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा ये जानने के लिए पहले एग्जेम्प्ट कितना होगा वो आपको आना चाहिए। ये पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है बच्चों, कैसे पढ़ना है सुनो। अगर किसी को मंथली पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन नहीं होती तो फुल्ली टैक्सेबल होती है, ये हमने वहां पढ़ा था। लेकिन फैमिली पेंशन में एग्जेम्प्ट कितना होगा, ए और बी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जिसका अमाउंट कम आएगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। अब कम मतलब रिसिप्ट कितना हुआ, फॉर एग्जांपल महीने का 2,000 तो साल का कितना हुआ 24,000, 24,000 का 1/3, 24,000 का 1/3 कितना होता है 8,000 रुपए, और कितने रुपए 15,000, 8,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में कम कौन है 8,000, तो 8,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो गए। एग्जेम्प्ट मतलब 8,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बात आती है सर लगेगा किस पर, मिले कितने मिले, महीने के 2,000 के हिसाब से मिले कितने थे 24,000, टैक्स कितने पे नहीं लगेगा 8,000, ये अपने निकाल लिया। तो अब टैक्सेबल कितना रुपए होगा 16,000। शायद सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और वापस पॉइंट चेंज कर रहा हूं, अगर महीने के 5,000 रुपए मिलता है, वापस अब समझो
महीने के 5,000 रुपए फैमिली पेंशन मिलती है, तो साल की कितनी हुई? एक महीने के 5 तो साल के कितने हुए? 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए के अंदर अब 1/3 ऑफ 60,000 कितना होगा? 20,000 और 15,000। 15,000 तो लिमिट है ही है। दोनों में से whichever is lower, दोनों में से कम कौन है? 15। तो 15,000 क्या कहलाएंगे? एग्जेम्प्ट। समझ में आया? अब वापस वही टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल कितना होगा? मिला कितना? दिमाग में एक ही चीज, मिला था 60,000, टैक्स कितने पे नहीं लगेगा? 15,000, तो टैक्सेबल कितना होगा? 45,000। समझ में आया? ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि क्या होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं इस फॉर्मूले और पूरी पेंशन टैक्सेबल कर देते हैं, जबकि इस फॉर्मूले से अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, 50%, ये बड़े काम आता है। तो शायद ये खत्म। समझ में आया फैमिली पेंशन? नेक्स्ट इनकम जो वापस अदर सोर्सेज में तभी टैक्सेबल होगी तब बाकी कोई हेड नहीं लगेगा। इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। अब क्या है, आधा अधूरा ज्ञान दुख देता है। ठीक है, पहले तो मैंने इंटरेस्ट बोला जरूर है, लेकिन वो अकाउंट जो कहां पे खुला हुआ है? पोस्ट ऑफिस में। और नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस में भी कौन सा है? सेविंग अकाउंट है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आपका मेरा सबके सेविंग अकाउंट है बैंक में, सबके सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट भी मिलता है। वो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में आएगा, ये भी अदर सोर्सेज में आ रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ वो सुनो। एक्चुअल में ये पिछले बीते 10 सालों में एटीएम गवर्नमेंट ने देखा कि पोस्ट ऑफिस में तो एटीएम है ही नहीं, आज भी नहीं है। तो लोगों ने, पहले एक टाइम था जब पोस्ट ऑफिस में बाहर तक लाइन आती थी, लोगों के सबके अकाउंट पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस केवल स्पीड पोस्ट कोरियर के लिए जाना जाता है, और जो बड़े बुजुर्ग है टाइम पास के हिसाब से पेंशन लेने वरने चले गए, एंट्री कराने चले गए, बस। तो गवर्नमेंट ने कहा फिर पोस्ट ऑफिस में तो पैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो अपन को लालच दिया गवर्नमेंट ने। क्या लालच दिया अपन लोगों को? कि आप प्राइवेट बैंक्स में और दूसरे बैंक्स में जाते हो क्योंकि आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, और आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट करा दिया बंद। अब आपको लालच दिया कि सेविंग अकाउंट वापस पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो। अब आप बोलोगे वापस खुलवाने का फायदा क्या? तो गवर्नमेंट कहती है फायदा ये कि जितना साल का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में, एफडी की बात नहीं कर रहा, आज भी लोग पोस्ट ऑफिस में एफडी तो खूब कराते हैं, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाते। तो सेविंग अकाउंट होगा तो साल का 3,500 रुपए एग्जेम्प्ट होगा। मतलब आईसीआईसीआई के अंदर आपके दोस्त का अकाउंट है, 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, पूरे 5,000 टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस में तो एग्जाम में 5 में से 3,500 एग्जेम्प्ट, और टैक्सेबल कितना आएगा? 1,500। और हस्बैंड वाइफ के नाम से जॉइंट अकाउंट है, तो जॉइंट अकाउंट है तो साल का 7,000 रुपए एग्जेम्प्ट होगा। अगर 10,000 रुपए है तो 7 एग्जेम्प्ट और 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन? पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। क्लियर? तो शायद ये समझ में आया होगा। आपको याद रखना है, जैसे एग्जाम में आप देखो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, 4,000 रुपए मिले, तो याद रखना टैक्सेबल कॉलम में 500 लिखना है, 4,000 नहीं लिखना। क्लियर? ये सेकंड इनकम हो गई जो हमेशा कहां टैक्सेबल होगी? आपके अदर सोर्सेज में। ठीक है, क्लियर? ये हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, फैमिली पेंशन हो गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी अगर बाकी हेड में नहीं होती। इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये सब एफडी सब मान लो, ये सब सिक्योरिटीज में आती है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, एक बंदे का जैसे कंपनी होती है, कंपनी का काम ही होता है डिबेंचर बेचना और इंटरेस्ट मिलता है उस पर। जिस इंसान का काम ही यही है डिबेंचर्स में डील करना, एफडीओ में डील करना, उसके लिए तो बिजनेस हेड है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ है ऊपर, ये नहीं, ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स तो जॉब करता है और नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो ये आपको एक तरह का हिंट है कि वो जॉब करता है, रेगुलर इस बिजनेस में डील नहीं करता। तो आप समझ जाओगे अच्छा रेगुलरली डील नहीं करता, इसका मतलब कौन सा हेड लगेगा? अदर सोर्स। ऐसा कोई हिंट नहीं है कि रेगुलरली डील करता है, काम ही यही है। जब ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो हम यही मानेंगे कि इंटरेस्ट जो है कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। लेकिन इंटरेस्ट और कंपनसेशन में लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो,
इसमें तो मैं बार बार बता चुका हूं कौन सा हेड लगेगा, अदर सोर्सेज। तो अब इधर आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ढंग से समझना। इस पॉइंट में गलती क्या होती है वो भी मुझे पता नहीं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स ले रखे, आपने किसी बैंक में एफडी करा रखी है, तो एफडी पर, डिबेंचर्स पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपकी क्या है, इनकम। ठीक है, इनकम है, तो जो इनकम है उसको क्या करना है, टैक्सेबल। अब याद क्या रखना है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं वो समझ। वो अमाउंट जो टैक्सेबल करोगे, एक तो कौन से बेसिस पे करोगे, ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मतलब एग्जाम में लिखा हुआ है आपकी एफडी पर इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, बट अभी तक आप उसको तोड़वाने नहीं गए। ड्यू हो गया है, बात खत्म। आपको उस ड्यू बेसिस पर उस इंटरेस्ट को क्या करना है, टैक्सेबल। यही चीज मैं बिजनेस हेड में पढ़ाता आया हूं, सैलरी में पढ़ाता आया हूं, कैपिटल गेन में पढ़ाता आया हूं। इनकम टैक्स ही ड्यू बेसिस पर चलता है। हाउस प्रॉपर्टी में भी यही था, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। किराया अगर मिलने वाला है तो भी क्या करोगे, टैक्सेबल। तो ये तो कोई खास बात है नहीं। क्या ध्यान रखना है, ड्यू हो गया, क्या करना है, टैक्सेबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनो प्लीज, सब लोग ध्यान देना। ये एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं केबीसी से। केबीसी से फिर इधर आएंगे। केबीसी में आप 1 लाख रुपए जीते, समझ में, सब लोग ढंग से समझना। मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं टीडीएस का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में, वो टीडीएस ही है। केबीसी में आप 1 लाख रुपए जीते, 1 लाख जीते, बड़े खुश हुए। फिर अकाउंट चेक किया कि 1 लाख रुपए आ गए क्या, अकाउंट में देखा लाख रुपए नहीं, 70,000 ही आए। अब आप सोच रहे थे यार जीते तो लाख रुपए, बोला भी वो लाख रुपए था, सबके सामने बोला था वीडियो में आप लाख रुपए जीतते हैं, तो ये बेवकूफ कैसे बनाया, 70 ही है। पता किया तो ये पता चला कि ये 70,000 रुपए आफ्टर टीडीएस है। आफ्टर टीडीएस है मतलब केबीसी को गवर्नमेंट ने साफ कह रखा है कि आपके यहां से कोई बंदा जितने रुपए भी जीतेगा पूरा मत देना, उसमें 30% काटना, 30,000 रुपए काटे और 70,000 रुपए ही देना। मतलब केबीसी की जेब से तो 1 लाख रुपए जाएगा, बस फर्क क्या रहेगा, 1 लाख में 70,000 आपको देगी और 30,000 किसको देगी, गवर्नमेंट को। केबीसी को कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, वो उसको तो वैसे भी कितने देने थे, 1 लाख। ठीक है, बस फर्क ये है 30,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को दिए और 70,000 रुपए आपको दिए। क्लियर। अब आपको भली दुख बनाते रहो, 70 दिए और गवर्नमेंट ने आपको बोला, आपको किस चीज का दुख है, आप अगर 1 लाख रुपए पूरे मिल जाते हैं तो आपको भी एक में से 30,000 रुपए तो हमें देने ही पड़ते, बस 2-4 दिन बाद देते। तो फिर दुख किस बात का, डायरेक्ट 70,000 ले लो ना, और कल भूल जाते हैं तो हम आप पे पेनल्टी लगाते हैं, तो बढ़िया हुआ ना, पहले टैक्स काट कूट के खत्म, 70,000 रुपए मिल गए, इसी को एंजॉय करो। समझ में आ रहा है। फिर आपने भी मन में सोचा बात तो ठीक ही है, लाख रुपए मिलते तो भी जेब में तो 70 ही रहते, 30,000 अपन खुद करवाते। क्लियर हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने पहले ही क्यों काटे, क्योंकि आप में से अगर कोई भूल जाता, किसी की नीयत खराब हो जाती और देने से मना कर देता, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा एडवांस में ही काटता, और एडवांस में टैक्स काटने को क्या बोलते हैं, टीडीएस। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब एक और पॉइंट सुनो, इससे आपको क्लियर होगा, फिर जाके ये इंटरेस्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से बच्चों एक प्रॉब्लम भी है इस टीडीएस में। प्रॉब्लम क्या है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में नोट करना, अपने घर वालों को भी सावधान करना, हो सकता। मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पे 1 लाख रुपए की एफडी है, जिस पे आपके दादाजी बोल रहे हैं कि साल भर होने वाला है मेरी एफडी को 1,10,000 रुपए मुझे मिलेंगे। 1 लाख तो मेरे खुद के और 10,000 रुपए दादाजी बोल रहे हैं क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है। अब आपके दादाजी जब ये इंटरेस्ट लेने गए तो पता चला, जब पता चला कि 10,000 की जगह आपके दादाजी को कितने मिले, 9,000 ही मिले, तो आपके दादाजी ने कहा यार ये 1,000 रुपए क्यों काटा, तो पता चला 1,000 रुपए क्या काटा, टीडीएस। दादाजी हो गए उदास कि 1,000 रुपए फालतू के डूब गए, मेरे तो 10,000 बनते थे, 1,000 रुपए टैक्स क्यों काटा, मेरे तो टैक्सेबल, मैं तो बहुत कम कमाता हूं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, ये टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं है बच्चों, ये टीडीएस चैप्टर आएगा तो मैं फिर पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी ये पॉइंट समझ में आया इसलिए मैं ये पॉइंट वापस छेड़ रहा हूं।
गवर्नमेंट कहती है अपने दादाजी को आप घबराओ मत, साल खत्म हो जाए आप अपना रिटर्न भरो। आपको लग रहा है ना ये 1000 रुपये टैक्स फालतू कटा, जबकि आप तो 5 लाख, बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 60 से ऊपर है वो 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देगा, ठीक है। और दादाजी ने तो साल में कमाए 10-20 हजार थे और 1000 रुपये टैक्स कट गया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरो, साल में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है, रिटर्न भरो, अपनी इनकम दिखाओ। इनकम कितनी हुई दादाजी को 10, मिले हैं 9, वापस बोल रहा हूं मिले हैं 9, कमाए कितने हैं 10। तो दादाजी अपनी इनकम दिखाएंगे 10,000। जैसे ही 10,000 इनकम दिखाएंगे, कंप्यूटर अपने आप, जो उनका सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स वालों का, अपने आप कैलकुलेट करके बोलेगा कि टैक्स निल बन रहा है। और कंप्यूटर अपने आप दिखाएगा भी कि दादाजी का 1000 रुपये टीडीएस कटा हुआ है, अपने आप शो होगा, ये आप देखोगे। और अपने आप सॉफ्टवेयर जब आप रिटर्न पर ओके दबाओगे तो 1000 रुपये आपका रिफंड बन जाएगा और 10-15 दिन में, महीने भर में अकाउंट में ये 1000 रुपये दादाजी के वापस आ जाएगा। और अगर दादाजी की इनकम बहुत अच्छी होती है, टैक्स बहुत ज्यादा बनता है, तो ये 1000 रुपये उस टैक्स में से एडजस्ट हो जाएंगे। बस समझ में आया? तो अब ये इतनी लंबी गाथा का मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है बच्चों, एग्जाम में आपके आएगा इंटरेस्ट इतना रिसीव हुआ, केबीसी से इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, लेकिन टैक्सेबल अमाउंट रिसीव नहीं, ग्रॉस होता है। ये जो रिसीव हुआ इसको बोलते हैं नेट। ये 9000 क्या है? नेट है। ये 70,000 क्या है? नेट। लेकिन जब एग्जाम में टैक्सेबल अमाउंट पूछा जाएगा तो टैक्सेबल ग्रॉस होता है, नेट नहीं। तो नेट से ग्रॉस कैसे पहुंचेंगे सर? या तो अगर टीडीएस का अमाउंट दिया हुआ है तो 70 + 30 1 लाख, 9 + 1 10,000। लेकिन इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं जो टीडीएस का अमाउंट अलग से दिया हुआ होगा। आपको टीडीएस की रेट याद रखनी है कि केबीसी पर विनिंग पर टीडीएस रेट 30 होती है, इंटरेस्ट पे टीडीएस रेट 10 होती है। तो अब आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले से आप नेट को ग्रॉस करोगे। कैसे करोगे? स्कूल में बहुत किया है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, गिवन है कॉस्ट प्राइस, तो फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस तो 100/90 खूब किया आपने। क्या करोगे? जैसे ग्रॉस अप का फॉर्मूला है, नेट अमाउंट रिसीव, कितने रुपए मिले दादाजी को? 9000 इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। क्या कितनी रेट से कटा था? 10। तो 100 माइनस टीडीएस कितना होता है? 90। तो ग्रॉस अमाउंट कर लो, कितना हो रहा है दादाजी का? 10,000। तो दादाजी की जो इनकम कॉलम है वहां पे क्या लिखोगे? 10,000। टैक्सेबल ग्रॉस ही होगा, ठीक है। और अब 70,000 में ये करोगे 100/70, 100/70 करोगे तो ग्रॉस कितना आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है। लेकिन क्या है बच्चों, आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा वेस्ट होता है, उल्टा काम का ही नहीं है। मैंने ये सिखा दिया, रेट अभी मैं बता दूंगा और बोलूंगा नेट जब भी आए तो ग्रॉस करना। लेकिन क्या है, बच्चों की आदत ही हो जाती है, जैसे ही इंटरेस्ट देखा एग्जाम में, केवीसी की विनिंग देखी, मन से ही 100/70, हमें तो रेट याद है तो करेंगे क्यों नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया तो मन से ही 100/90 कर देंगे, जबकि आंख खोल के नहीं देख रहे, ऑलरेडी एग्जाम में ग्रॉस दिया हुआ। ग्रॉस को वापस ग्रॉस नहीं करना। अगर वर्ड पकड़ोगे, वर्ड लिखा हुआ है रिसीव्ड, तो समझोगे अरे रिसीव्ड है, रिसीव्ड है तो ये नेट है, नेट है तो क्या करोगे? ग्रॉस करो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर लिखा हुआ है केबीसी से वो 1 लाख जीता, इस लाइन का मतलब क्या है? वो ऑलरेडी ग्रॉस है, तो ग्रॉस है, ऑलरेडी ग्रॉस ही टैक्सेबल करना है तो लाख रुपए ही होगा। लेकिन लिखा हुआ है हॉर्स रेस से 35,000 रिसीव्ड हुए तो समझ जाना नेट है, नेट को ग्रॉस करके करोगे 100/70, जो भी टीडीएस रेट है उसका। क्लियर? ठीक है। अगर आप एग्जाम में आता है इस बंदे ने आपको लोन दिया है 8% की रेट से, तो अब 8% को लोन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलरेडी ग्रॉस है ना, उसको वापस ग्रॉस नहीं करो, ठीक है। इतने छोटे बच्चे नहीं हो आपके, आप नेट ग्रॉस का मतलब नहीं समझो, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, इन बातों का ध्यान रखना है। और अब आती है बात कि सर टीडीएस रेट तो बताओ। तो टीडीएस रेट सुनो, अगर लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो टीडीएस रेट है 0%। अब 0% है तो भी कोई होशियारी करके 100/100 करने बैठ जाता है। जब 0 है इसका मतलब क्या है? जो नेट है वही ग्रॉस है।
समझ में आया? क्लियर? तो एक पॉइंट ये क्लियर। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नॉन गवर्नमेंट का मतलब जहां गवर्नमेंट नहीं लिखा, कंपनी वंपनी सभी नॉन गवर्नमेंट है। तो टीडीएस रेट है 10, तो क्या करोगे 100/90। और अगर लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, कैजुअल इनकम वाली इनकम, तो फिर 30% रेट है, तो ग्रॉस के लिए क्या करोगे 100/70। तो समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पॉइंट ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल करना है और ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल करना है, और ग्रॉस का फॉर्मूला ये रहेगा, टीडीएस रेट ये रहेगा। ठीक है, तो अब 2-3 टॉपिक ही बाकी रह गए, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, खूब सारा प्रैक्टिकल है, फिर वो करते हैं। ठीक है।